भलसवा लैंडफिल साइट पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मानसून आने से पहले कूड़े के निस्तारण का काम युद्धस्तर पर पूरा किया जाए, ताकि बारिश के दौरान आसपास के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से सभी जरूरी मशीनें और संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं और अब कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार राजधानी में मौजूद कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक दिल्ली की सभी प्रमुख लैंडफिल साइट्स को पूरी तरह समाप्त करना है। इस दौरान स्थानीय विधायक दीपक चौधरी ने भी अधिकारियों से क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और कूड़ा निस्तारण के कार्य में तेजी लाने की बात कही। इसके रवेटे में तो लेंगे। कितना काम बचा है? इस समय हमारी चीजें बरसात से पहले इसको पूरा का प्रयास करें। लगभग 40 एकड़ के करीब जमीन खाली होकर इसकी गति बढ़ी है। जो पिछले समय में यहाँ पर पैसे लोगों की यहाँ के ठेकेदारों की पेमेंट और बाकी सब इशू थे, उनको रिजॉल्व किया गया है। यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाई गई है और इस बार दिल्ली में हमने 74 लाख टन 25-26 के वर्ष में 74 लाख टन कूड़ा तीनों साइटों पर निस्तारण किया है और ओखला बहुत तेजी से इसी बार खत्म कर देंगे। और गाजीपुर पर हमारा प्रयास है, जो नई जमीन हमें मिली है उसकी गति को भी बढ़ाकर दिल्ली को इस ब्लॉक से मुक्ति दिलाने के लिए हम काम कर रहे हैं तेजी से। भगवान ने चाहा और मौसम ने साथ दिया तो इसको बहुत जल्द आप खाली होते हुए देखेंगे। सर, गर्मी के समय में आग लगने की चीजें बड़ी आती है, चेतावनी। देखिए, हाँ, हम लोग क्या है कि इसमें सेग्रीगेशन नहीं होता है। खाने का फूड वेस्ट भी या अन्य तरह का वेस्ट भी होता है, जिससे मीथेन जो जनरेट होती है उसके कारण उसकी भी पूरी प्रिकॉशन रखी जाती है। यहाँ इन सब प्रिकॉशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है और मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी अनटूवर्ड घटना नहीं होगी। हम इसको बहुत अच्छी तरीके से जल्दी मीडिएट गर्मी के रात देखते हुए क्या ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, हमने यहाँ के सब मजदूरों के लिए पानी, ORX वगैरह की इंतजाम किया है। मैंने यहाँ सुझाव दिया है कि गर्मी के समय के वर्किंग आवर्स को कम करके रात में जो शिफ्ट चलती है वो लंबी चलाई जाए। मगर यहाँ के 300 से ज्यादा मजदूर भाई यहाँ काम करते हैं, उन सबसे चर्चा करके जरा यहाँ के अधिकार इसकी चिंता। देखिए, बेरोजगार लोगों की बात पर आप हमसे सवाल न पूछा करें। 5 साल बाद ये लोग रेलेवेंट बचेंगे तो इन्हें बताएंगे। उनको ऐसा लगता है कि एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह डाल देंगे और पहाड़ खत्म हो जाएंगे। यही सपने देखते देखते उनके आका लोग भी दिल्ली की जनता ने विदा कर दिए। उनको ऐसा सोचने दीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। हमें बहुत काम करना है जनता के लिए। इन बेरोजगारों की बेतुकी बातों का जवाब देंगे तो काम कैसे करें? क्या कुछ टारगेट दिया गया है? देखिए, मैं माननीय मंत्री जी हमारे आशीष सूद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि लगातार वो हमारे भलसवा लैंडफिल साइट का निरीक्षण करते रहते हैं। कितना इसमें कम हुआ, कितना इसका टारगेट अचीव हुआ और कितना हमें अचीव करना है। और टाइम हमारा जैसे कि इस बार बताया कि दिसंबर तक इस साल में हम इसको खत्म कर देंगे, लेकिन वो कोशिश है कि उनकी बरसात से पहले सितंबर या के आसपास हम इसको खत्म कर दें कूड़े के पहाड़ को। और रेखा गुप्ता जी की जब से सरकार आई है, आप ये देखेंगे निरंतर, चाहे हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हैं, चाहे हमारे यहाँ के प्रदेश के मंत्री हैं, वो सब हर महीने आते हैं, दौरा करते हैं। तीनों हमारी जितनी लैंडफिल साइट है दिल्ली की, लगातार लगे हुए हैं। जो पिछली सरकारें सिर्फ और सिर्फ एक झूठे वादे करती रही पब्लिक जनता से, आज तक कभी मैंने उनका कोई मंत्री, कोई नेता इन लैंडफिल साइट पे नहीं देखा। लेकिन पहली बार नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार आई है और जिन्होंने दिखाया कि हमें काम करके दिखाना है। और 1 साल के अंदर लगभग अभी 1.25 साल हुआ है और जो हमने टारगेट दिया था उस टाइम पे हम इसको खत्म करें। ये कहा जा सकता है कि 2027
भलसवा लैंडफिल मुक्त हो जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल होगा। और अभी आपको मंत्री जी ने भी बताया, सारी चीजें बताई कि हमने यहाँ पे मशीनरी बढ़ा दी गई है। आज जहाँ लोग इस भलसवा लैंडफिल के बारे में नहीं सोच रहे थे, यहाँ पे हमारे मंत्री जी ने जो हमारे यहाँ लेबर काम कर रही है उनका भी ध्यान रखते हुए कि इतनी गर्मी हो रही है तो दिन में कम काम करके अगर नाइट शिफ्ट में ज्यादा करे तो उनका भी ध्यान किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे आशीष सूद जी का। राजधानी दिल्ली के शकूरबस्ती विधानसभा क्षेत्र में डीडीए पार्क की जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर विवाद गहरा गया। क्षेत्रीय विधायक करनेल सिंह अपने समर्थकों के साथ पार्क पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि पार्क की जमीन पर अवैध रूप से मदरसा बनाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पार्क में पहुंचे विधायक करनेल सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इलाके में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा कर मदरसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि हम अवैध मदरसा नहीं बनने देंगे और न ही सड़क पर नमाज पढ़ने देंगे। उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौके पर मौजूद रहे, जिससे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गयीं। फिलहाल एहतियात के तौर पर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आज जिस तरह से ये ढांचा गिराया गया आप लोगों की तरफ से, क्या है, क्या पूरा मामला, ये बताएं। देखिए, आज से 3 महीने पहले मैं यहाँ पर आया था। ये अनलीगल ढांचा बन रहा था, मुझे भ्रमित किया गया। यहाँ के मौलवी ने पता चला और मुझे बड़ा दुख हुआ। मस्जिद ही मदरसा खोल रही है, मदरसे ने इस जमीन पे कब्जा किया। अंदर मस्जिद के अंदर मदरसा चल रहा है। मैं मौलवी को 4 बार बोल चुका हूँ कि आप अंदर मदरसा ना चलाइए। मैं दिल्ली के अंदर अनलीगल मदरसे की दुकान नहीं चलने दूंगा और मेरी विधानसभा में अनलीगल के ढांचे नहीं बन पाएंगे। बनी हुई है, आप क्या मानते हैं, क्या यह अवैध है या फिर कैसे बनी है? ये 100% अवैध है। जिस तरह से पहले कांग्रेस की मानसिकता से, आम आदमी पार्टी की मानसिकता से धर्मों के अंदर लड़ाई करा करके इस तरह के काम किए गए, उन्होंने इस तरह का बीज बोया। लेकिन ये सनातन की सरकार है। मैं खुले शब्दों में कहता हूँ, यहाँ पर मदरसे की दुकानें नहीं चलने दूंगा और अनलीगल मस्जिदें भी नहीं बनने दूंगा। सरकार की आपने बात की, सनातन की सरकार है, कोर्ट के ऑर्डर का भी आप हवाला दे रहे हैं। हाँ जी, दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। अब आगे का क्या कदम होगा ये बताएं। आगे ये कदम होगा, जिस तरह से ये ढांचा गिराया है, अगर इन लोगों ने चेतावनी और कानून का पालन नहीं किया तो हम इसको भी गिरा देंगे। पहले भी निवेदन किया है, हमारे यहाँ पर इनके धर्म के लोग नहीं रहते। इन चीजों से आपत्ति है। मैंने मौलवी जी को पहले भी निवेदन किया है, यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और आज दोबारा से मैं इनको चेतावनी के रूप में कह रहा हूँ, आज के बाद यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। यहाँ के लोकल लोग हैं, आपके अंदर पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ आएंगे तो बहुत मुश्किल होगी। ये चेतावनी समझे या अनुरोध समझे। और मदरसा क्यों चला रहे हैं आप यहाँ पे? क्या पता है, ये मदरसा चला रहे हैं यहाँ पर, डीडीए की जमीन पे मदरसा चला रहे हैं। अभी जो ढांचा गिराया वहाँ पर अनलीगल मदरसा बन रहा है। और मैं इनको भी बताना चाहता हूँ, जब इनके पास कोर्ट के ऑर्डर हैं, आप अपना धर्म का स्थान कहीं और जाके बनाइए, क्योंकि डीडीबी आपको नोटिस दे चुकी है। एक बार नहीं, 2 बार दे चुकी है। अभी कोर्ट से ऑर्डर भी आ गया। मैं आप सब लोगों को कोर्ट का ऑर्डर भी भेज देता हूँ। आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ कि आज के बाद यहाँ नमाज ना पढ़ी। आगे की जैसी कार्रवाई होगी आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। हम सब मिलके इसमें सहभागी बने, हम सब मिलकर इसमें सहभागी बने। आप सब लोगों का अनुरोध है, इसको जो है पूरे प्रदेश के अंदर। दिल्ली पुलिस की साइबर वेस्ट टीम ने इंदौर में चल रहे एक बड़े फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मेटाक्वोट्स नाम के फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को ऑनलाइन निवेश और भारी मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों की ठगी कर रहे थे।
पुलिस ने मौके से 47 मोबाइल फोन, 46 सिम कार्ड, 29 कंप्यूटर सिस्टम, कैश और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह देश भर के लोगों को नकली ट्रेडिंग डैशबोर्ड दिखाकर ठगी करता था और रकम को मेकुल अकाउंट से व गोल्ड लोन के जरिए घुमाता था। पश्चिम जिला के थाना साइबर वेस्ट में दिनांक 20 मार्च को एक शिकायतकर्ता श्री मनोज कुमार चौहान द्वारा लगभग 10.5 लाख रुपए की ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड संबंधी एक EFIR दर्ज की गई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे मोटा मुनाफे का लालच देकर उनसे लगभग 4 महीने के अंतराल में ये 10.5 लाख रुपीस उनसे ठग लिए गए थे। इस मामले की जांच सघनता से करते हुए हमारे SHO साइबर विकास बुल्डक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का हमने गठन किया था, जिसमें SI अमित, SI हरिओम, हेड कांस्टेबल सुनील, हेड कांस्टेबल संजीत, हेड कांस्टेबल अमर एवं विमेन हेड कांस्टेबल नीलम शामिल थे। इस पूरे जांच के दौरान और मोबाइल डेटा को जब हमने इसका एनालिसिस किया, तब हमारी टीम को इसका लोकेशन इंदौर स्थित एक RNT मार्ग में मिला और जब रेड करने के बाद हमें पता चला वहां पर एक BJT ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक फर्जी कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने जब रेड की वहां पे, तो वहां पर लगभग 41 लोग काम कर रहे थे, जिनमें से 35 जो है महिला लेडी कॉलर टेलीकॉलर्स शामिल थी। इस ऑपरेशन में कॉल सेंटर के मालिक जो है कार्तिक अग्रवाल और राजा अग्रवाल सहित हर्ष केशरे, निखिल भालसे, दीपक उमाट और विपिन यादव, इनको हमने गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस खुजली वाला पाउडर डालकर लूट करने वाला गैंग। पश्चिमी जिले के थाना मोती नगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरी गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 78,800 रुपये नकद और 3 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 80 से ज्यादा CCTV कैमरों की जांच और तकनीकी निगरानी के जरिए आरोपियों को पहानगंज इलाके से दबोचा। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी भीड़भाड़ वाले बाजारों में लोगों पर खुजली वाला पाउडर डालकर ध्यान भटकाते थे और फिर नकदी व सामान चोरी कर फरार हो जाते थे। सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और कई राज्यों में चोरी व सेंधमारी के मामलों में शामिल रहे हैं। थाना मोतीनगर के एरिया में हमें एक कंप्लेंट मिली थी कि एक शिकायतकर्ता जिनके पास लगभग 98,000 रुपये कैश थी, उन पर किसी ने खुजली की पाउडर डाल के उनका ध्यान भटकाया और जब वो अपने आप को अपनी स्किन को शांत कर रहे थे, तभी उनसे जो है वो कैश उन्होंने, जो आरोपी है, वो छीन के लेके गए, स्नैच करके लेके गए। इसमें केस रजिस्टर करने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू करी और जब CCTV के बेसिस पे जांच आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि आरोपी वारदात के बाद अलग अलग ऑटो बदल के पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन 80 से ज़्यादा CCTV को एनालाइज करने के बाद और इस फुटेज को जब हमने एनालाइज किया, तब आरोपियों की पहचान पहाड़गंज क्षेत्र से हमने की। आरोपी जो है भीड़भाड़ वाले बाजारों में लोगों पर खुजली वाला पाउडर डालकर ध्यान भटकाते थे और फिर नकदी सामान या कीमती सामान हो, चैन हो, ऐसे स्नैच करने की उनकी व्हाट्सएप प्लानिंग है। इस पूरे टीम में SI शुभम यादव, हेड कांस्टेबल दिनेश, हेड कांस्टेबल। बताइए। मेरा नाम सुरेश जी, क्या हुआ है ये पूरी बात बताइए। ये जी ऐसा था, हमारे भाई बाजार करते हैं तो सुबह निकल जाते हैं, ये रात को ही आते हैं। तो बाजार से आए, इन्होंने जब गेट खोला, पहले तो जब कोई रहेगा तो अंदर से ही तो कुंडी लगी होगी, बाहर से कुंडी लगी हुई थी जी। तो जब बाहर से कुंडी लगी, इनने जैसे गेट खोला है वो देखा है तो दोनों, कहने का मतलब रसोई में ही पहले माँ मारी है, माँ नीचे है, लड़का ऊपर है, दोनों को मार दिया बिल्कुल। किस चीज से? ये चाकुओं से मारा है जी, वो जो कि उसकी उंगली तक कटी हुई है। उन्होंने जब देखो कहाँ चाकू लगा? ये तो हमने नहीं देखा है, पेट में ज्यादा है, हाथ भी कटा हुआ है। आपको कॉल किसने किया? हमारे भाई ने हमको किया, कितने बजे? करीब 12 साढ़े 12 बजे। तो यहाँ आके देखे क्या माजरा था, घर में लूट था क्या? घर में लूट भी हुई है जी, कैश भी है, सोना चांदी भी है, सारा लूट लिया और उनको मार दिया। बगल में पुलिस बूथ है, उससे 100 मीटर दूरी पे पुलिस बूथ है, इसके बावजूद इतनी बड़ी कोई भी नहीं आया जी। जब कॉल करी है फिर भी कोई नहीं आया। PCR निकल के रोड से जा रही थी, उनको रोका, कोई नहीं रुका, फिर जाके खुद थाने जाके बुला के पुलिस वालों को बुला के लाए। तो ये लापरवाही नहीं है? आप मानते हैं दिल्ली पुलिस की पूरी? बिल्कुल फुल लापरवाही है जी।
हक ये बनता है, अगर कोई आदमी हमें कॉल कर रहा है तो उसको उठाना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? हम बदायूं हो, यूपी। आपका? दिनेश साहू। दिनेश जी, क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। मेरे पास करीब कॉल आती है 1:45 करीब भाई की, कि भाई ऐसे घर में हो गया है, भाभी को तेरे भतीजे को मार के कुछ चला गया है। तो हम वहाँ से तुरंत भागे, वहाँ से तो हमने यहाँ पे आके देखा है, घर पे आके तुम्हारे भतीजा और भाभी दोनों खत्म मिले हैं, दोनों चाकू से भूत रखे थे। फिर हमने घर में देखा था, उन सब तिजोरी सब टूटी पड़ी, उनकी तिजोरी सब कुछ लूट के ले गए। क्या नाम था भाभी का? भाभी का नाम शारदा था, लड़के का नाम कुशाल था। कितने साल की थी? 45 साल की थी। अच्छा, बेटा? 13 साल का था। अच्छा, क्या घर में पूरा लूटपाट हुआ? तो लूटपाट हुआ है, फिर उसके बाद उन्होंने दोनों का मर्डर कर दिया है। कितने बजे की घटना है, आपको क्या? मेरे पास करीब कॉल आई है 1 बजे, तो मेरे को 1 बजे पता हुआ है। मैं उससे पहले की मेरे को नहीं पता कुछ नहीं। अच्छा जी। भाई कह रहे हैं गहने रखे थे भाभी के, और जिस टाइम भाभी मारी है उस टाइम भी चूड़ी उनने पैर रखी थी, वो भी चूड़ी उतार के ले गए सोने की, कल्ले में रखे थे। भाभी की जंजीर वगैरह रखी थी, 250 ग्राम भाई सोना बता रहे अपना, अरे वो सब चूड़ी निकाल के ले गए। पुलिस को कॉल किसने किया? फुल को फोन करी थी सिस्टर ने, तो सिस्टर बहन ने कराया था, तो बहन को उसने कोई कॉल उठाई नहीं है। फिर मेरी बहन भाग के हुई रोड पे गई है, तो 16 नंबर जा रही थी, उन्होंने बोला ऐसे मर्डर हो गया, हमारे साथ चलो। तो वो हमारे साथ भी नहीं आई है, तो बहन जी दोबारा वो थाने गई है, तो थाने से पुलिस वाले बुला के लेकर आई है। जी, कहीं न कहीं पुलिस की भी लापरवाही है। अगर लापरवाही नहीं होती तो घटना नहीं होती। चाकू से मारा है। कितने लोग हैं, कोई सीसीटीवी? सीसीटीवी सर यहाँ पे लगे ही नहीं है, अगर सीसीटीवी होते तो खुद ही देख लेते। पता ही नहीं चला क्या विष्णु सब्जी काम करते हैं, वो बाजार लगा के आ रहे थे, बसंत बिहार का बुद्ध बाजार लगा के आ रहे थे, कुसुमपाड़ी का। उन्होंने अपने घर पे आके देखा है, तो उन्होंने देखा था बाहर से मेरी कुंडी कैसे लगी हुई है, आज गड्डी तो अंदर से लगी होनी थी। तो उन्होंने आवाज मारी है, तो कोई आवाज नहीं आई है, तो उन्होंने गेट खोल के देखा, तो उन्होंने देखा था तो भाभी और भतीजे दोनों मरे पड़े हैं। तो उनकी वहीं से उनने फैल हो गए वो, तो उन्होंने भाई को और सबको फोन कराया, बहन जी को, तो हम लोग सब भागते हुए आए हैं। जो 42 साल की हैं, उनका बच्चा है जो 15 साल का है, उनकी हत्या हुई है। इनके जो हस्बैंड हैं वो फ्रूट और वेजिटेबल्स की मार्केट्स में जाके अपना दुकान लगाते हैं। इसमें जो भी एंगल्स हैं, हम सारे एंगल्स पे भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे एंगल्स अभी तक हमें पता लगे हैं, तो उन सब एंगल्स पे जांच की जा रही है। तो विश्वास है कि हम जल्दी इसको वर्कआउट कर लेंगे। सर, क्या प्राइवेसी लूट का भी कुछ मामला है? क्या परिवार आरोप लगा रहा है कि कुछ सामान और कैश भी गया है? अभी हम अभी तक की जांच से कुछ दूसरे एंगल्स हैं, उन पे मुझे ज़्यादा लग रहा है, रादर देन सामान ले जाना। कुछ सामान मिसिंग की बात आई है, वो भी चेक किया जाएगा, बट जो अभी तक की जांच में कुछ जो दूसरे एंगल्स हैं उन पे ज़्यादा मुझे लग रहा है। आखिरी सवाल सर, क्या सीसीटीवी से भी कुछ क्लूज मिले हैं कि कातिल कौन हो सकता है? जानकार है या किसी बाहर के लोगों से हुआ है? सीसीटीवी ढूंढ रहे हैं हम, कुछ सीसीटीवी हमें मिले हैं और उसमें कुछ लोग हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो भी अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, बहुत ही प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। जो खास बात ये है कि जो एंट्री हमें लग रही है वो फ्रेंडली लग रही है। शायद एक आदमी है या मैक्सिमम 2 आदमी हो सकते हैं जिसने घटना को अंजाम दिया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे एंगल्स पे हम काम कर रहे हैं, उसमें एक ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कि जो एंट्री है वो फ्रेंडली लग रही है। सर, मृतक की बहन का आरोप है कि पीसीआर कॉल किए, उसके बाद नहीं आए। मैं बाहर में पीसीआर खड़ी थी, उसको बोला गया नहीं। थाने में जाती है महिला, तब वहाँ से 2 पुलिस वाले को लेके आते हैं कि मर्डर हो गया। देखो, हमारा अभी फोकस है कि इस मर्डर केस को पहले वर्कआउट किया जाए। हस्बैंड को जो है 9:30 के आसपास भी कॉल किया गया था। एक जो यहाँ पे काम करने वाले हैं वो खुद भी 1:45 बजे पहुँचे अपना काम करने के बाद में। तो घटना शायद बहुत पहले हो चुकी है, बट जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमारा पूरा फोकस है कि पहले केस को वर्कआउट किया जाए। और जो इस प्रकार की कोई भी चीज़ है, हम हमेशा खुले हैं, हम यहाँ खुद भी विजिट कर रहे हैं, और जो भी इस प्रकार की चीज़ें आती हैं वो कई बार हमें ही हेल्प करती हैं केस को अच्छे से वर्कआउट करने में। कितनी टीम बनाई गई है सर? हम तमाम टीम्स इसमें लगाएंगे, जो कि साउथ ईस्ट की जो अच्छी टीम्स है, ATS, स्पेशल स्टाफ, नार्कोटिक्स, बल्कि जितनी जरूरत पड़ेगी सभी टीमें लगाई जाएंगी, और खुद DCP साहब और मैं इसको सुपरवाइज करेंगे। सर, जो एक पैसे की बात आ रही है, वो क्या वेरीफाई करें जो इनके तरफ देखा जाए 10-12 लाख रुपया, तो आप उसको क्या वेरीफाई? घर में अभी इंस्पेक्शन किया, रात को भी किया था, मैंने भी किया है। पैसे अभी भी हैं घर में बहुत रखे हुए हैं, तो
जैसा मैंने बताया कि वो एक उसकी बजाय दूसरे एंगल्स मुझे ज़्यादा वो लग रहे हैं अभी। हो सकता है बाद में सच्चाई तो तभी पता लगेगी जब एक बार कातिल पकड़े जाएंगे, लेकिन अमाउंट तो कुछ अभी भी रखा हुआ है। ये माना जा रहा है कि फ्रेंडली, अभी तक की जांच से हमारा जो पूरा विश्वास है कि एंट्री फ्रेंडली है, और तो उसी एंगल पे ज़्यादा हम सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। क्या हुआ? जी सर, अपने घर में बैठे हुए थे हम, तो ठीक ठाक ऐसे कोई बात नहीं थी। मेरा छोटा वाला बेटा अकेडमी में जाने के लिए तैयारी कर रहा था। अचानक से 4-5 बच्चे अंदर घुसे, मेरे बड़े बेटे के बारे में पूछने लगे। हमने बोल दिया वो यहाँ पे नहीं है, तो कह रहे थे नहीं है। तो हम बताते हैं कि कह रहे हैं, उन्होंने सीधे हाथापाई करी और चाकू वाकू निकाल लिया। मेरे छोटे बेटे के ऊपर हमला किया उन्होंने। मेरे फिर मैं छुड़वा किया तो उन्होंने मेरे भी घूसा मारा मुंह पे कह के, जैसे मैं खूनम खान हो गई थी। मेरे छोटे बेटे के वजह इस चक्कर में हाथापाई हो गई। मेरे बेटे के चाकू भी मारा, सर में पत्थर भी मारा उन्होंने। अच्छा, तो कितने लोग थे वो आए थे? कम से कम 5 जने थे सर। क्या उनमें से किसी को आप जानते हो? नहीं सर, मैं नहीं जानती। किस बात का विवाद था? हमें खुद नहीं पता सर क्या बात थी क्या नहीं थी। लेकिन हाँ, आपको हमला करने आए थे? हाँ, हमारे पर सीधा हमला। हमें तो कुछ भी ऐसी बात नहीं थी, हम सब ठीक ठाक अपने घर के अंदर बैठे थे। छोटा बेटा अकेडमी में जाने के लिए तैयारी कर रहा था, वो तो अकेडमी में जा रहा था, पालम जा रहा था वो तो। मैं छोटा वाला बच्चा अकेडमी का कोच है। अच्छा, कोच है? हाँ जी। अच्छा, राकेश भाई कहाँ है? वो ड्यूटी पे है। अच्छा, ड्यूटी पे गए हुए? हाँ जी। अच्छा, हम बता रहे हैं कि 2 लोगों की मौत हुई, उसके बारे में कुछ पता है? सर मुझे नहीं पता उनके बारे में कुछ। अच्छा, लेकिन ये पता है कि हमला करने आए थे? हमला करा बस उन्होंने हमारे ऊपर। अब देखो कोई इंसान अपनी माँ को, कोई बच्चा अपनी माँ को फिर तो देख लेगा कि आप ये बताओ। आपको पीटा उसने? हाँ, मेरे पे हाथ आया, मेरे मुंह से खून आया जब मेरे बेटे को गुस्सा आया छोटे वाले के। मेरे बेटा तो ठीक ठाक अच्छी तरह से बात कर रहा था, मगर उन्होंने नहीं करने दी। हमला कहाँ पे किया गया? हमला हमारे घर पे किया था, हमारे घर में घुसा है। हमारे मेरे बेटे की चोट। कहाँ रहते हैं आप? सोनी सेक्टर 20। सर, गर्मी बहुत ज्यादा है और मंदिर में किस तरह की व्यवस्था की गई है सरकार की? झंडेवाला मंदिर अपने आने वाले भक्तों की हर प्रकार की सुविधा का ध्यान रखता है। यहाँ सर्दी में यहाँ पर पूरे परिसर में हम यहाँ कारपेट लगाते हैं और लटकने वाले हम वो हीटर लगाते हैं ताकि यहाँ भक्तों को सर्दी का एहसास ना हो और यहाँ अच्छा लगे। इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो हमने यहाँ बड़े बड़े, आप देखिए, विशाल पूरे परिसर में 15 से भी अधिक कूलर जो है वो लगा रखे हैं। और भक्त यहाँ पर उन कूलर के सामने आप देखिए बैठे भी रहते हैं ताकि उनको बाहर की गर्मी से उनको राहत मिले। यहाँ वो बैठे भी रहते हैं, आनंद लेते हैं, माता के दर्शन करते हैं और यहाँ उनको अच्छी एक सुकून मिलता है। ऐसे वातावरण में हमारी यही कोशिश रहती है। यहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था है भक्तों को हर वक्त, तो ये हमारी कोशिश रहती है झंडेवाला मंदिर में आने वाले भक्तों को हर मौसम में उसके अनुकूल हम यहाँ पर व्यवस्थाएं करते हैं। दिल्ली वासियों को इतनी गर्मी में हो रही है, उसको लेके क्या संदेश देना चाहते हैं? अब उसमें तो हम क्या कह सकते हैं, यही कहें कि भक्त लोग गर्मी से अपनी सुरक्षा का ध्यान करें, निकलते हुए सिर वगैरह को ढककर रखें, जरूरी हो तभी निकले या पानी पीकर निकलें, जैसा सभी लोग उनको बताते रहते हैं। तो हम तो अपने आने वाले भक्तों की यहाँ चिंता करते हैं। ठंडा पानी है, पूरे परिसर में इतने कूलर चल रहे हैं, तो यहाँ बड़ा सुकून मिलता है भक्तों को आकर, और ये हमारी यही व्यवस्था हर मौसम के लिए रहती है। जय माता दी। सुशील कुमार। सुशील, हाँ जी। सर, गर्मी बहुत है दिल्ली में और झंडेवाली माता मंदिर पे किस तरह की व्यवस्था की गई है? माँ की बहुत अच्छी कृपा है, जिससे सारे के सारे जो दर्शन करने आते हैं उनको बहुत राहत मिलती है, शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। देखा गया बड़े बड़े बहुत सारे कूलर लगाए हैं श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे। हाँ, सब ये माँ की कृपा है। जो माँ की शरण में आया उसको शांति, धन, संपत्ति, आनंद, सुख, संपत्ति सब मिलता है। मतलब गर्मी का एहसास नहीं होता। जो यहाँ आ गया गर्मी नहीं लगती। मेरे पास फ़ोन आया था जो कि मेरे को, मैं थाने में गया था तो वो मेरी बीट में नहीं है, वो पहले मेरी बीट में थे तो मुझे नहीं पता था कि मेरी बीट में नहीं है वो। तो पहले वो मेरी बीट अफसर में थे, कांस्टेबल रामकेश। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया था सवेरे 4:58 पे। तो मैंने एक कॉल तो उठाया नहीं क्योंकि मैं सो रहा था। मैंने दूसरा उठाया, मैंने पूछा क्या बात होगी, तो वो कह रहे क्या करना है। मैंने किसका क्या करना है, कह रहा ऐसे ऐसे तेरी दारू पकड़ ली। मैं दारू का काम कर रही नहीं रहा। तो उसने मेरे को बोला कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरे को ये बता करना क्या है।
नहीं तो ये बता, नहीं तो तेरी मम्मी का और तेरा और तेरी भाभी का नाम डालूंगा। ये कब की बात है? ये है 17 तारीख की सवेरे की। अच्छा। हाँ 17 तारीख की सवेरे की बात है। तो फिर मैंने बोला, मैंने क्या हो गया सर मेरे को बताओ तो सही। कह रहा एक काम कर, इधर आजा वाल्मीकि चौक पे। तो मैंने वाल्मीकि चौक पे अपना एक लड़का भेजा, उसको उन्होंने बोले 3 लाख रुपए। फिर पूरी की पूरी बात हुई, मतलब कि वो तोल मोल कर के 1.5 लाख रुपए में बात हो गई सारी की सारे। कितने लोग थे? आधे तो गुंडे थे हमारे तरह के लोकली, उनके साथ मिलके ये कांड हुआ है। उनकी सीसीटीवी फुटेज भी है मेरे पास, जो वो गुंडे दारू उरू भर रहे हैं उधर, स्विफ्ट गाड़ी में आए थे वो। हाँ तो ये बात थी। फिर मैं यहाँ से गया, मैं घर पे गया, फिर मैंने घर से 1.5 लाख रुपए में बात हुई, मैंने 1.5 लाख रुपए दिए उनको। 1.5 लाख रुपए वहाँ पर वाइफ लोग वाले बुत में दिए। वहाँ पर उसने मास्टर ने पकड़े, जो कि वो दीपक मास्टर है, मैं नहीं जानता, पुलिस वालों के साथ रहता, उसने पकड़े, जब जाके हमारे नाम हटा दिए। कहाँ पर पकड़े? वहाँ पर वाइफ लोग में, बुत में। और एक ही में? हाँ बुत में। तो रामकेश जी का नाम कैसे आ रहा है इसके अंदर? रामकेश जी का नाम इसलिए आ रहा है ना, इनकी कॉल डिटेल है, इनकी पूरी की पूरी कॉल डिटेल है, क्योंकि उन्हीं के कहने पे दिए। नहीं तो हम किसी अनजान को 1.5 लाख रुपए कैसे दे देंगे? पुलिस ने डराया, तुमने दे दिए। है वो कांस्टेबल है, पहले हमारी बीट में ही थे, अब बीट में नहीं है। रामकेश ये मंगोलपुरी थाने में? हाँ मंगोलपुरी थाने से। और इनमें से किन किन जानते हैं आप? एक रामकेश को जानता हूँ, और जो बाकी लड़के थे, एक अमन था, अमन पिल्ला, और एक अमन हड्डी, और एक शिवा मंदरासी, और एक विनय खटीक। हाँ इनको जानता हूँ, बाकियों को नहीं जानता। जो आपने 1.5 लाख की राशि दी थी, इन सभी को किसके सामने दी थी आप? जी मैंने किसी के सामने नहीं दी थी, वो लड़का था, मैंने लड़के को भेजा, उसने बुत में दिए। वहाँ की सीसीटीवी निकलवा लो बुत की, वो लड़का गया है, वो दिख रहा है सब कुछ, देख लो पहले वहाँ पर जाके। बस ये कहानी थी। कोई वीडियो फुटेज वगैरह भी आपके पास? उनकी है, जो दारू उरू उठा रहे हैं वहाँ की है, और इनकी कॉल डिटेल है, और जो धमकी दे रहा है उसकी वीडियो फुटेज है। तो आपने क्या शिकायत की है? जी मेरे को इंसाफ चाहिए, और मेरे पैसे दिलाओ बस, और उन पे लड़कों पे कार्रवाई करो, उन पे करो, कांस्टेबल पे कार्रवाई। कंप्लेंट दी है? हाँ कंप्लेंट दी थी, रात को मैं आ रखा था, मैं 7 बजे से बिठा रखा था, 12 बजे छोड़ा। पुलिस क्या कह रही है? बताया जा रहा है कि उसको लाइन हाजिर कर दिया पुलिस वाले को? मुझे नहीं पता। नहीं बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि उसको अभी लाइन हाजिर करा है, लेकिन ऐसा एसएचओ साहब की तरफ से लिखकर में कोई बयान ऐसा कुछ आया? नहीं अभी तो मेरे पास कुछ नहीं आया, ना कोई पैसे पूछे कि यहाँ कर रहे हैं। साइबर पुलिस स्टेशन साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने एक साइबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के इंटरस्टेट रैकेट को बस्ट किया है। 20 मार्च को एनसीआरपी की एक कंप्लेंट के आधार पर ये एफआईआर दर्ज की गई। इसमें विक्टिम बताते हैं कि कैसे इन्हें मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड किया गया, जहां इन्हें यकीन दिलाया गया कि ये अपने इन्वेस्टमेंट पर कम समय में बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। विक्टिम ने बताया कि उस ग्रुप में कंबोडिया के भी कई नंबर्स एडेड थे और फेक स्क्रीनशॉट्स भी वहां शेयर किए गए थे। इस केस में विक्टिम से करीब 24 लाख की साइबर ठगी की गई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक डेडिकेटेड टीम साइबर एसएचओ साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंडर बनाई गई। टीम ने मनी ट्रेल को फॉलो किया और कई मल्टीपल म्यूल बैंक अकाउंट्स जहां ये पैसा गया था उन्हें एनालाइज करके पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में रेड कंडक्ट की गई। रेड के तहत 8 लोगों को अरेस्ट किया गया और इनके पास से 8 मोबाइल फ़ोन्स, म्यूल बैंक अकाउंट की डिटेल्स, स्टेटमेंट्स और बाकी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए। इस सिंडिकेट और इन म्यूल अकाउंट से करीब 60 एनसीआरपी कंप्लेंट जुड़ी हुई हैं और पिछले 14 दिनों में इन अकाउंट से करीब 4.5 करोड़ का फ्रॉड अमाउंट का ट्रांजैक्शन भी देखा गया है। इन सभी ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया जा रहा है और बाकी की इन्वेस्टिगेशन इस केस में जारी है। राजधानी दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में अवैध रेडिप्टरी और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार मार्केट के आसपास रेडिप्टरी वालों द्वारा दुकानों के सामने अवैध अतिक्रमण किया जा रहा था, जिससे पैदल चलने वालों को काफी परेशानी हो रही थी। बताया जा रहा है कि कुछ दुकानदारों ने आरोप लगाया कि उनकी दुकानों के आगे 10 से 10 फीट तक अतिक्रमण कर दिया गया था, जिससे उनका व्यापार प्रभावित हो रहा था। वहीं कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानों के बाहर रखे सामान को भी हटा दिया गया, जिससे दुकानदारों में नाराजगी देखी गई। दूसरी ओर रेडिप्टरी लगाने वालों का कहना है कि उन्हें बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के हटा दिया गया। उनका आरोप है कि वे लंबे समय से यहां अपना रोजगार चला रहे थे, लेकिन प्रशासन ने अचानक कार्रवाई कर दी।
मामले को लेकर दुकानदारों और रेडीपटरी वालों के बीच कहासुनी भी हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अतिक्रमण की वजह से मार्केट में आने जाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए इस पर कार्रवाई जरूरी थी। इस पूरे मामले में एनडीएमसी के टीवीसी सदस्य दिनेश कुमार दीक्षित, खेपल, राजकुमार और जोगेश कुमार का नाम भी सामने आया है। आरोप है कि उनके स्तर पर इस मुद्दे को लेकर हस्तक्षेप किया गया, हालांकि इस संबंध में आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। एक स्वामित्व की मांग है। अगर हम सब लोगों को बैठ के रोजगार करना पड़ेगा तो वो जगह से उनका किराया बंद हो जाएगा। बस इस वजह से वो भाई परेशान है। जिन भाइयों के आगे थरेजा नहीं बैठे हुए, उन लोगों ने आज भी किराए पे दे रखा है। ऐसा नहीं है कि किराया नहीं ले रहे, आगे का किराया, पीछे किराया, साइड में किराया, साइड में 100 विंडो बनाई है, उसकी दुकानें आपने बना दी है। तो भाई आप अपनी गिरेबान में झांक के देखो, हम गलत नहीं है। हम सब 4 बाई 6 जगह चाहते हैं केवल अपनी जीविका चलाने के लिए। हमें महल और कोठी नहीं चाहिए, लेकिन पेट भरने के लिए जगह चाहिए। उसकी मांग कर रहे हैं जो सरकार हमें दे रही है और प्रशासन दे रहा है। और प्रशासन के खिलाफ ये गलत टिप्पणियां करते हैं, कभी पुलिस के खिलाफ, कभी एनडीएमसी ने किराया दिया है। हम सभी माल एनडीएमसी द्वारा उठाया जाता है, उसकी पर्ची मिली है। जो विभाग जब हमसे हमारा सामान उठाता है, हम लोग सब पर्चे छुड़ा के लाते हैं। कोई अवैध तो नहीं है, छुड़ा के लाते हैं। उसकी पर्ची शामिल की हुई है। नई दिल्ली नगर पालिका के द्वारा सभी पथ विक्रेताओं को स्थायी नियमानुसार तरीके से बिठाने की बात आई तो ये हम सब पटरी वालों को बर्बाद करने के लिए बेबुनियाद झूठ बातों का सहारा लेकर भ्रम फैला रहे हैं। प्रशासन में भ्रम फैला रहे हैं, समाज में भी खड़े होकर गलत बातें करते हैं कि ये गलत है, ये गलत है। रास्ते में बैठा रहे भाई, कौन रास्ते में बैठा है? जब आप किराया ले रहे हो तब सब ठीक है। आज किराया बंद होने जा रहा है तो आपको ये परेशानी लग रही है कि भाई हमारा किराया बंद हो जाएगा। आप लिख के देंगे कि हम इस जगह पे नहीं बिठाएंगे। ऐसा पिछले टाइम हो चुका है। 15 दिन प्रशासन ने मार्केट भी बंद कराई थी। उसके बाद फिर उनसे आग्रह किया, भाई साहब हमारा तो किराया मारा जा रहा है, किसी का 10,000 रुपये रोज है, किसी का 20,000 रुपये रोज है। ऐसे आप यहाँ सबसे ज्यादा गलत हैं, हम गलत नहीं है। जो पैदल चलने की रास्ता है, आप कहते हैं इंक्रोचमेंट है। अरे भाइयों, इंक्रोचमेंट आपने की है, आप उस रास्ते को खत्म करो। और वहां पे लोगों को आवागमन का रास्ता अवरोध करने का सबसे पहला श्रेय आपको जाता है। आप उसको तोड़ो और लोगों को चलने दो वापस। जब से हमारी भारत सरकार ने स्कीम के तहत एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकारों से डरकर हमारे ऊपर तरह तरह के झूठे आरोप लगाते हैं, जिन चालानों में को हमारे दुकानदार भाई नकली बताते हैं, वो चालान न यूपी से, न बिहार से, न बांग्लादेश से आए हैं। वो सभी चालान नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के द्वारा माल छुड़ाने के प्रमाण हेतु है। ये पथ विक्रेता है, इसलिए वो दिए गए, वो किसी के घर से नहीं बनाए। जय श्री कृष्ण। जो हमारे दुकानदार भाई जो हमारे विरोध में लगातार 2 दिन से उन्होंने बंद का आह्वान किया, जबकि वो बिल्कुल ही गलत है, उसके लिए संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहता हूं। और मेरे सारे टीवीसी मेंबरों की सहयोग से जो मैंने एक पत्र लिखा है, वो सब आपके सामने सुनाना चाहता हूं कि हमारी कमियां क्या है और उनकी कमियां क्या है। हम भी अपनी कमी ठीक करेंगे, वो भी ठीक करें। इसके लिए मेरे सारे परिवार इकट्ठा हुआ है। अब सुनो मेरे भाइयों, हम सभी टीवीसी मेंबरों के यही पुकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। लगातार ये हमारे साथ जो बड़े दुकानदार जुर्म कर रहे हैं, ऐसा जुर्म कभी नहीं होने देंगे। आपने, इस समाज ने चुनकर हम सब टीवीसी मेंबरों को भेजा है। हम एक से एक ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन समाज के न्याय के लिए न्यायोचित काम करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे समाज के खिलाफ। अब सुनो मेरे भाइयों, विषय है सरोजनी नगर मार्केट के दुकानदारों का षड्यंत्रकारी समय आ गया है। अब ये लगातार जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उसके विषय में इस मंच के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूँ। साथियों, आज हम सब अपनी बात समाज में आगे नहीं प्रस्तुत करेंगे तो ये झूठ का तमाशा बनाने वालों का जीत होगी। जो
हम एक जीविका चलाने के लिए 4x6 जगह के लिए मांग कर रहे हैं। आज सन 1990 में इसका सर्वे किया था, उस समय जब बैठे वो जो थरेजा साहब थे, उसके 10 साल बाद 2000 में आवंटन हुआ। आज 25-26 का 35 साल बाद आज हम सब लोगों के लिए ये दिन आया है कि चलो सीओबी के आधार पर सरकार हमें बिठाने जा रही है, लेकिन हमारे भाई उससे भी परेशान है। अरे भाई, आपके पास 100 फुट जगह है और हम एक 4 फुट जगह में गुजारा करने में आपको तकलीफ है। इसलिए दुकानदार भाई सभी इलीगल तरीके से अपनी जगह किराए पर देकर और मोटा किराया वसूल करते हैं, प्रशासन पर गलत टिप्पणियां करते हैं, दुकानों के बाहर स्टैंड, स्टूल व पल्ली लगवाते हैं, किराया वसूल करते हैं, दुकानों के सामने किराए पर दी हुई और वहां पर स्टैंड लगवा रखे हैं। यह सिलसिला आज का नहीं है, 20 वर्षों से चला आ रहा है। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर थाने के मालखाने में लगी भीषण आग पर दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया है। आग लगने से पूरे थाना परिसर में अफरा-तफरी मच गई थी और चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया था। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों को बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। प्राथमिक जानकारी के अनुसार मालखाने में खड़ी जब्त गाड़ियों में आग लगी थी, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई और विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और लंबे समय तक चले अभियान के बाद आग पर काबू पाया गया। असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर राजेश कुमार शुक्ला। सर, न्यू सोमनाथ थाने में जो आप हमें जो कॉल इनिशियली मिली थी वो 1:06 में मिली थी और 1:28 पे इसको मेक 4 कैटेगरी में अपग्रेड किया गया था। मेक मतलब 1:43-44 पे हमने फर्दर गाड़ियाँ मांगी बैकअप के लिए। बस ये डाटा है। सर, क्या कितनी गाड़ी जल्दी अप्रॉक्सीमेटली देखने से लग रहा है 50 गाड़ियों के आसपास है, लेकिन हम अभी भी कलेक्ट कर रहे हैं डाटा पुलिस से। सर, मौके पर कितनी गाड़ी पहुंची थी? मौके पे टोटल 10 गाड़ियाँ और 3 गाड़ियाँ शायद उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की थी। तो इसमें कोई कैजुअल्टी तो नहीं? कुछ कैजुअल्टी नहीं, ओपन फायर है। आग जस्ट अभी से 1.5 घंटे पहले लगी थी, तो अभी तो कारणों का पता नहीं है, लेकिन उस पर क्योंकि आग अभी बुझ गई है तो उसके बाद उस पर भी छानबीन की जाएगी। लेकिन समय रहते हुए और मुझे लगता है स्टाफ की तत्परता रही और फायर ब्रिगेड का भी सहयोग रहा कि आग पे हमने बहुत जल्दी काबू पा लिया, नुकसान भी कम से कम हुआ है। सर, किसी के नहीं, कोई सूचना नहीं है। कुछ मालखाने की जो कुछ गाड़ियां रखी हुई थी जो कि केस प्रॉपर्टी होती है, उसका नुकसान हुआ है, उसकी अभी गणना हम करेंगे, बाकी कोई जान का नुकसान नहीं है। अच्छा सर, टोटल कितनी गाड़ियां आई आग बुझाने के लिए? अभी भी 10 गाड़ियां मौजूद है आग बुझाने के लिए, तो कह रहे हैं कि 15 से 16 गाड़ियां टोटल आएंगी और 10 इस समय मौजूद है। तो बताया जा रहा है कि यूपी की गाड़ियां ज्यादा आई हैं आग बुझाने। देखिए, जो यहाँ का जो फायर स्टेशन उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, तो उसको अगमेंट करने के लिए हम लोगों ने फिर जो नोएडा है, यूपी है, वहां से भी गाड़ियां बुलाई, तो हमेशा सहयोग रहता ही है। नोएडा के चोटपुर थाना 63 में दीपक की हुई चाकू से गोदकर निर्मम हत्या, पेट में चाकू के कई बार कान भी काटे, नोएडा पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। परिजनों ने कहा नोएडा पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई, दीपक के पेट के आंत भी आई बाहर। मरने से पहले दीपक ने बताया 3 हत्यारे का नाम, पुलिस पर लगे साक्षी मिटाने के आरोप, पुलिस ने मोबाइल का वीडियो किया डिलीट, गंभीर आरोप सैकड़ों की संख्या में थाना 63 पुलिस स्टेशन पर मौजूद। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल पर परिजनों ने लगाया और गंभीर आरोप नहीं कर रहा समय पर पोस्टमार्टम, दीपक के परिजन कर रहे हैं न्याय की मांग। मुझे इंसाफ चाहिए, जैसा मेरा बेटा मारा है ऐसे उनको मौत फांसी चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे फांसी चाहिए उनको। जिन्होंने मारा मुझे बुला के मारा गया है, मेरा पति भी नहीं है, मेरा बेटा भी मार दिया, मेरा बेटा भी मार दिया। मैं ये चाहते हैं कि उनको उसको फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, जैसा मेरा बेटा मारा है वैसे ही फांसी होनी चाहिए। आपके बेटे को किसने बुला कर ले गया? किसान लड़का था, एक घर से बुला के ले गया। बंद कमरे में जाके उसको मरवा दिया। 3-4 लड़के। कैसे मारा? चाकुओं से मार दिया। ये घटना कितने बजे की है? 6:30। लगभग कितने चाकू के निशान होंगे उसके शरीर पे? कम से कम 10 निशान। उसका कान भी काट दिया, उसके सर में भी चाकू है, उसके
कितने लोग थे इस मर्डर में, जो मर्डर करने वाले थे? आप निकल गई है। कैमरा घुमाओ। हमने देखी आते ही निकल गई, आते 3 जगह आते निकली। बात हुई थाना प्रभारी से, बात हुई, कोई बात हुई है, संशोधन दिया है कि पकड़ेंगे यार भाई, अभी तक किसी को गिरफ्तार पकड़ा नहीं। और इन्होंने कह दिया बॉडी जब ही लगेगी जब हमारा हिसाब होगा, तब मेरा बेटा मारा वैसे उनको बेटा मारा जैसे। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार श्रीमती रेखा गुप्ता जी, माननीय लोकसभा सांसद उत्तर पश्चिमी दिल्ली श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, माननीय विधायक एवं डीडीसी चेयरमैन नॉर्थ वेस्ट श्री कुलवंत राणा जी, एसएलपीसी के अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी बैंक के प्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, हमारे जिले के सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप की सभी सम्मानित सदस्य, मीडिया के साथी, देवियों और सज्जनों, आप सभी का मेगा एसएचजी मेला में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदया के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ। मैडम, आपका यहाँ पधारना इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करता है और उत्तर पश्चिम जिले की हर उस महिला को प्रेरणा देता है जो आत्मनिर्भरता की राह पर कदम बढ़ा रही है। माननीय सांसद महोदय, इस क्षेत्र की जनता के प्रतिनिधि के रूप में आपकी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। कर्तव्य ध्वनि जी से हमारी लोकप्रिय नेत्री मुख्यमंत्री जी का सादर अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित, यहाँ से लेके वहाँ तक और लगातार मेट्रो से आने वाले और जाने वाले और इस पूरे मॉल के परिसर में जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद की आज ये जो शानदार मेला, वो महिलाएं जो अपने घर में ही छोटे छोटे व्यापार कर रही हैं, अपने हाथ से कुछ कुछ सामान बनाती हैं और बाजार में बेचती हैं, ऐसे लोगों का प्रोत्साहन करने के लिए हमारी डीएम ने जो ये मेला आयोजित किया, सौम्या सौरभ जी, उनकी पूरी टीम, मैं आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बधाई देती हूँ हमारे क्षेत्र के सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी को और हमारे विधायक कुलवंत राणा जी, जो कि इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन भी हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे अलग अलग बैंक की शाखाओं को भी बुलाया और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो अपने प्रोडक्ट बना करके काम कर रहे हैं, इनको मिलाने का काम भी किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा देश के लिए काम करने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं स्वदेशी इस्तेमाल करो, अपने देश में बनी हुई चीजों का उपयोग करो। वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात वो कहते हैं कि देश में जितने भी राज्यों में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी स्पेशलिटी है और हर डिस्ट्रिक्ट देश के अलग अलग राज्यों में कोई ना कोई बेहतरीन प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो प्रोडक्ट देश भर में मशहूर हो, पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो और उन्हें हम खरीदें। आज हमारे देश में बनी हुई कारीगरी, हमारे देश में बना हुआ कपड़ा, हमारे देश में बनी हुई आर्ट एंड कल्चर, एक एक चीज इतनी मशहूर है कि दूर दूर से लोग उस आर्ट को लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। हमारे देश के उस कपड़े को खरीदने के लिए ललायित रहते हैं और हम भारतीय कई बार ब्रांडेड विदेशी चीजों के पीछे दौड़ते हैं। वो एक छोटी सी कॉटन की शर्ट जिसपे कोई ब्रांड लगा है, उसके लिए हम 5-10 हजार रुपए खर्च देते हैं, जबकि उसी तरीके का कोई शानदार प्रोडक्ट हमारे देश की अपनी एक हथकरघा खड्डी में बन रहा हो,
जिसका कपड़ा इतना अच्छा हो कि पहन के आनंद आ जाए, पर शायद कोई ब्रांड ना हो, तो हमें लगता है कि वो हल्का है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ऐसी चीजें बनाइए खुद अपने देश में और उसकी ब्रांडिंग ऐसी कीजिए कि पूरी दुनिया उसे लेने आए। आजकल तो ब्रांडिंग और पैकेजिंग का जमाना है। आज जब भारत आत्मनिर्भरता की ओर इस कदर बढ़ गया है कि डिफेंस सेक्टर से लेके स्पेस से लेकर के हर चीज अपने यहाँ बना करके और उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ना केवल अपनी देश की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि विदेशों में भी निर्यात कर रहे हैं। आज हमारे देश से अनाज, हमारे देश से कपड़ा, हमारे देश से इलेक्ट्रॉनिक, हमारे देश के अन्य प्रोडक्ट पूरे विश्व में जाते हैं। यहाँ का एल्यूमिनियम, यहाँ का कॉपर पूरे विश्व में जाता है। और ऐसे ही आज ये छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे काम जो हमारी ये बहनें कर रही हैं, इनको भी बढ़ावा देने की जरूरत है। और जब प्रधानमंत्री जी ने अभी अपील होगी, उन्होंने हमें कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए, मजबूत करने के लिए हर एक भारतीय को, यानी कि देश के 140 करोड़ लोगों को देशभक्ति दिखाते हुए कुछ कुछ ईंधन की बचत करनी होगी। उसमें हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करें, उसमें हम अपने प्राइवेट व्हीकल को कम से कम सड़कों पे निकाल के इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए हम विदेश यात्राएं ना करें या बहुत जरूरी हो तभी करें। उन्होंने कहा कि हो सके तो 1 साल तक हम सोना ना खरीदें या कम से कम खरीदें, क्योंकि इससे देश की करेंसी विदेश जाती है। ये सारी चीजें जो उन्होंने कही, तो उसमें एक चीज जोड़ी कि हम अपने देश में बने हुए उत्पादों का इस्तेमाल करें। कोई जरूरी नहीं है कि हम वो साबुन इस्तेमाल करें जिसकी ब्रांडिंग विदेशी हो। हम अपने देश में बनी हुई, हाथ से बनी हुई, ये जो बहनें यहाँ पे शानदार सोप बना रही हैं, डिटर्जेंट बना रही हैं, जो कि शुद्ध भी हैं और पूरी तरीके से हमारे स्वदेशी हैं। यदि इन चीजों का इस्तेमाल भी हम अपने जीवन में करते हैं, अपनी दिनचर्या में करते हैं, तो रोजाना जितनी सेविंग हम करेंगे वो सीधा सीधा देश के अकाउंट में क्रेडिट होगी। और ये हम सब कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है जो मोदी जी ने हम सबको कहा है। तो इसलिए हमने दिल्ली सरकार की ओर से तय किया कि हम अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स के लिए जगह जगह मॉल में और बाकी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में ऐसे स्टॉल लगाएंगे, अपनी स्वदेशी आइटम्स की पूरी लिस्ट बनाएंगे, ताकि लोगों को उस लिस्ट के माध्यम से ये ध्यान आए कि उनके पास कितनी बेहतर ऑप्शंस हैं अपनी स्वदेशी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए। आज हम थोड़ा थोड़ा अपनी दिनचर्या में बदलाव करके हमने पूरी दिल्ली से ये कहा है कि 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करना है, ताकि 2 दिन बचेगा जब ईंधन, तो वो हमारे दिल्ली के लिए भी और देश के लिए भी बेहतर होगा। हमने निवेदन किया दिल्ली वासियों से कि हर सोमवार एक नियम बनाते ना, कोई दिन मंडे मेट्रो। सब देखा गया, हम रोड की बात करें, सर्विस रोड पे ट्रैक्टरों के टोली अवैध तरीके से खड़ा किया जाता है, उससे काफी ट्रैफिक जाम हो जाता है और बाइक सवार जाते तक ट्रैफिक पुलिस को चालान काटा जा रहा है। क्या ये किसकी सहमति से फल होता है? तो पहले तो ये रोड के ऊपर कोई लॉन्ग टाइम के लिए इंक्रोचमेंट करना, और वो भी एक बड़े रोड पर, कहीं ना कहीं गलत तो है ये। और उसके लिए मैंने दिल्ली नगर निगम से 2-3 बार रेड भी कराई है, 1-2 बार वहाँ से ट्रैक्टर भी उठवाए हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग जनप्रतिनिधि समाज के यहाँ रहने वाले लोग हैं। जब किसी के ट्रैक्टर उठता है तो 4 लोग उसकी सिफारिश करने आ जाते हैं कि भैया ये अपना आदमी, इसको छुड़वा दीजिए। दूसरी तरफ ये विषय कहीं ना कहीं
थाने के जो बीट अफसर हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए, ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए कि रोड के ऊपर क्या इतनी बड़ी गाड़ियां एक साथ लगी रहती हैं और रेगुलर लगी रहती हैं, तो ये रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो ये उनको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि प्रशासन के लिए ये बहुत छोटी बात है। और मैं ये भी कहूँगा कि उनका कोई उचित स्थान ऐसा हो जहाँ पर वो एक आध जगह खड़ा हो, क्योंकि वो मार्केट पुरानी ईंटों का संभवतः शायद वो भर के लाते हैं ट्रॉली वाले लोग, और यहीं के लोग खरीदारी करते हैं। लेकिन रोड के ऊपर अगर लगेगा तो कभी भी बड़े एक्सीडेंट होने के चांस बने रहते हैं, क्योंकि गाड़ी आ रही है, कोई साइड से जा रहा है, कभी उसमें, तो इसे कोई शिफ्ट करने की जगह करनी चाहिए। और मैं इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस से भी आग्रह करूंगा और भलसवा थाने से भी आग्रह करूंगा कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए रोड से इनको जगह खाली करानी चाहिए। सबसे ज्यादा देखा गया है जहाँ टोली लगी रहती है वहाँ पुलिस से अंबार भी रहता है और क्राइम अक्सर वो उसी जगह पर होता है। क्या पुलिस प्रशासन इस मामले को देखते हुए फिर गंभीरता से नहीं ले पा रही? मैंने पहले ही आपको बताया कि जहाँ पर ऐसी स्थिति होती है जिससे आम जनता को, आम लोगों को परेशानी आने वाली है, वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था करने की आवश्यकता रहती है। और यहाँ पर भी चूँकि रोड के ऊपर है और ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ छोटी बड़ी होती है, वहाँ ट्रक भी लग जाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको जाना जा सकता है कि वो इस क्षेत्र के रहने वाले, लेकिन तमाम ऐसे भी लोग आते हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं कहाँ की, और जब कोई घटना घट जाती है तब फिर उसके बाद हम संज्ञान लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कोई बड़ी घटना हो उससे पहले रोड को खाली कराया जाना चाहिए, और उन लोगों के लिए अगर हमदर्दी है तो रहे और रहने भी चाहिए, उनके लिए कोई और वैकल्पिक व्यवस्था करें, वहाँ खड़ा करा जाए। मैं भलसवा थाना SHO से भी निवेदन करता हूँ इसमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें। सर, सबसे देखा गया है कि 15 साल पुरानी गाड़ी हो जाती है तो चली जाती है, वही ट्रैक्टरों की देखा जाए तो 15 साल से ज्यादा हो गया फिर भी वो यही नंबर प्लेट कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली वहाँ ट्रैक्टर तो होते नहीं है, ट्रॉलियाँ खड़ी होती है और ट्रॉली में नंबर नहीं होता है, तो ट्रॉली के नंबर न होने से उसका कोई पासिंग नहीं होता है कि वो 15 साल की है कि 10 साल की है कि 18 साल की है। तो मेन जिस गाड़ी में इंजन होता है उस गाड़ी में नंबर होता है, और वहाँ पुरानी गाड़ी है तो उनमें एक्शन करना चाहिए, और अगर नई गाड़ी तो उनको भी जहाँ उनका उचित स्थान है वहाँ खड़ा कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो सर, क्या ट्रॉली ऑटोमेटिक उनकी चली जाती है? ट्रैक्टर के इंजन ही चली जाती है, लगाया तो जाता है कि वो अधिकारी होते, ट्रैफिक पुलिस होते तो उसको चलान काट देते हैं। क्या उनको ये नहीं दिखती है 15 साल पुराना हो जाए तो उसको बंद किया जाए, ताकि 4 व्हीलर हो तो उसको बंद कर दिया जाता है? ट्रैक्टर पुलिस से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है क्या तरीके से धंधा चल रहा है। मुझे लग रहा है आपके चैनल के माध्यम से जो आवाज़ जाने वाली है इसमें तुरंत कार्रवाई होगी, और जो आप बताना चाह रहे हैं, जो जानना चाह रहे हैं, हम भी वही चाहते हैं कि उसमें जो उचित है वो कार्रवाई हो और जल्दी होगी, लेकिन आप इसको सही स्थान पर सही जगह पर पहुंचा देंगे तो जरूर कार्रवाई होगी। राजधानी दिल्ली के सिविल लाइन जोन कार्यालय की जर्जर हालत अब गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। बिल्डिंग की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें, उखड़ता प्लास्टर और बाहर दिखाई देती सरिया साफ तौर पर यह संकेत दे रही है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि इसी भवन में रोजाना हजारों कर्मचारी और आम लोग अपने काम से पहुंचते हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक मरम्मत या पुनर्निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम दिखाई नहीं दे रहा है। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों का कहना है कि कई बार सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो वायरल होने के बावजूद भी संबंधित विभाग और सरकार की तरफ से कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का सवाल है कि आखिर सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार क्यों कर रही है? यदि बजट मौजूद है तो भवन की मरम्मत क्यों नहीं कराई जा रही, और अगर बजट नहीं है तो इतनी महत्वपूर्ण सरकारी बिल्डिंग को इस हालत में क्यों छोड़ा गया है? सिविल लाइन जोन कार्यालय में कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत है। ऐसे में भवन की खराब स्थिति कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और संबंधित विभाग इस गंभीर मुद्दे पर हादसे से पहले कोई ठोस कदम उठाते हैं या फिर किसी बड़ी घटना के बाद कार्रवाई की जाएगी। कितनी गलियों का उद्घाटन हो गई और कितनी गलियां बन चुकी हैं सर, उसको एक बार डिटेल बताएं। मैं पहले बता दूं कि इन गलियों के काम पूरा होने के बाद फिर हमें गलियां गिननी होंगी अब कितनी बनानी है, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। यहाँ गली, एक गली का मतलब जब बोलते हैं तो गली नहीं होती है, एक वो बड़ी सड़क होती है और उसमें एक ब्लॉक के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक इस साइड में, और इस प्रकार से 8 सड़कों का पहले निर्माण हो चुका है, नहीं अगर कहें तो 16 गली हो गई।
ऐसे आज 6 सड़कों का कार्य प्रारंभ होगा और अगर उसका दोनों अनुपात करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे जहांगीरपुरी के तीनों ब्लॉक की जो DE की गलियां हैं, हमारा लक्ष्य है कि अपने समयबद्ध तरीके से इनकी ये लगभग सड़कें जो अगर ठीक है तो अलग बात है, नहीं तो लगभग सब बना दी जाए, तो उनका काम प्रारंभ किया जा रहा है। यहाँ पार्कों का विषय था, तो यहाँ पर भी जो बहुत समय से मिट्टी नहीं पड़ी थी, तो वो मिट्टी जब होती ज़्यादा दिन नहीं उसका बदलाव होता है तो ख़राब होने लगती है, तो उसमें नए तरीके की मिट्टी डाल के नए तरीके प्लांटेशन कराए जा रहे हैं और जो ग्रिल्स वगैरह टूटी थी उनको कलर और उनको ठीक करा के कराया जा रहा है। यहाँ पर हाई मास लाइट काफ़ी तादाद में लग चुके हैं, 14 लगा चुके हैं, लेकिन अभी भी 1, 2, 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ ज़रूरत है, उनको भी हम करने वाले हैं। और शेष जो पोल्स में लाइट नहीं थी LED लाइट, वो लगभग हम 80% कंप्लीट उसको कर चुके हैं। 20% डबल साइड में कुछ रह गया, तो उसको भी हम विद इन 15 डेज़ के अंदर उनको भी पूरा कर देंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि यहाँ की जनता ने और यहाँ के हमारे सामाजिकों या संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जो विश्वास 2022 में भारतीय जनता पार्टी के प्रति और मेरे नाम को साथ रख करके किया था, उस पर मैं खरा उतरूं और उन सबके विश्वास को जीत सकूं। सर, कई ऐसी जगह है जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, लगाने का प्रयास चल रहा है, जिसको लेकर क्राइम बढ़ता था, क्या उस जगह अभी लगा है या कुछ लगने वाली है? लेकिन लाइट को लेकर के क्राइम होगा तो वो मेरी जिम्मेवारी, मैं लाइटें इतनी लगा रहा हूँ, लेकिन क्राइम करने वाले का कोई ना तो ये होता है लाइट से, उसे अगर मानसिक रूप से विकृत है और उसे क्राइम करना ही है तो उसे कोई लाइट क्या कोई भी रखवाला भी नहीं रखवा सकता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि क्राइम करने वाला कौन होता है? किसी न किसी माँ बाप का बेटा होता है। अगर उनके परिवार के लोग अपने ही परिवार के लोगों को अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करने लग जाएं, अपने बच्चों को समझा लें कि बेटा वो भी बहन बेटी या परिवार है, वो भी भाई है जिनके साथ आप गलत अन्यायपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है क्राइम में कमी आ सकती है और ज़्यादा कमी आएगी, क्योंकि दूसरों पे इल्ज़ाम करने से पहले खुद को ठीक करना आवश्यक बन जाता है। और चाहे चोरी हो, चाहे रास्ते में छीना झपटी हो, चाहे अन्य प्रकार के क्रिमिनल कार्य हों, हमें खुद अपने परिवार के लोगों को ज़्यादा समझाने की कोशिश करना चाहिए। जब काम क्राइम करने वाला नहीं रहेगा तो क्राइम वैसे ही नहीं होगा। रही चीज लाइट की, अभी भी कहीं पर प्रॉब्लम है तो हम बराबर सर्वे करा रहे हैं। हमारी पूरी टीम गली गली जा करके लोगों से मिल करके सर्वे कर रहे हैं और जहां पर लग रहा है कि यहाँ लाइट नहीं है और लगाई जानी चाहिए वहां पर लगाई जा रही और ये काम निरंतर चलता रहेगा। सर, कई पार्कों के हालात कुछ खराब है, क्या उसके नियंत्रण में कुछ सुधार हुआ है? हमने यहाँ पार्कों में 3 प्रकार से यहाँ टेंडर कराए हुए हैं। एक वो जहाँ पर मिट्टी नहीं है, प्लांटेशन में दिक्कत आ रही थी, तो उनको हमने काम शुरू करा दिया। आप साइड में भी देखेंगे तो पार्क में नई मिट्टी पड़ रही, आगे भी जा रही। ऐसे ही उनमें नए प्लांटेशन कराना है। जिन पार्कों की मोटरें खराब थी या उनकी बोरिंग का पानी नीचे डाउन चला गया था, उनको भी हम रिबोर करा करके पानी, ताकि लोगों को पानी का पार्कों में नहीं मिलेगा तो फिर कैसे हरे भरे रहेंगे, उसका दूसरा किया। और तीसरा चरण में यहाँ की जो बाउंड्री वाल है रिपेयर कराना है, साथ में उनके ग्रिल्स वगैरह जिसमें कलरफुल हो, देखने में अच्छा लगे, सुंदर पार्क लगे, तो भी है। तो वो अभियान चालू है और अब गति आ चुकी है पूरे काम में और मुझे उम्मीद है कि इस साल फाइनल स्टेज पर हम काम के पहुंचेंगे और ज्यादा से ज्यादा अधिक काम कर पाएंगे। हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद और चेयरमैन श्री गुलाब सिंह राठौर जी के द्वारा आज हमारे जहांगीरपुरी के D ब्लॉक, E ब्लॉक और डबल E ब्लॉक की 6 गलियों का उद्घाटन है। उससे पहले 8 गली बना चुके हैं और पार्कों के अंदर मिट्टी गिरवाई है, उसके लिए भी हम इनका धन्यवाद करते हैं। और अभी पार्कों की मिट्टियां भी गिराई जा रही है, लाइटें भी ठीक की जा रही है और करीबन 300 लाइटें लगा चुके हैं। उसी का उद्घाटन आज हमारे चेयरमैन साहब श्री गुलाब सिंह राठौर जी करेंगे। हमारे क्षेत्र के सब निवासी उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि गुलाब सिंह जी ने हमारे क्षेत्र के अंदर जो काम किया, विकास की गति दी है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। बाकी जानकारी और आपको हमारे क्षेत्र के और सिविल लाइन जोन के चेयरमैन श्री गुलाब सिंह राठौर जी बताएंगे। धन्यवाद। विकास कार्य से जनता को कितना फायदा मिल सकता है? विकास कार्यों से जनता को फायदा ही फायदा मिलता है। जब गलियां नहीं बन जाती, अच्छी बनता है, तो लोगों को ठोकर खा के गिरने में महसूस नहीं होता, गिरते नहीं, ठीक चलते हैं। पार्कों के अंदर हरियाली बढ़ जाती है तो लोग मॉर्निंग वॉक करने में उनको दिक्कत नहीं होती। अंधेरा नहीं होने से जो लोग चोरी चकारी करते हैं उनको नहीं होता, क्योंकि लाइट लगाने से सारी जगह चांदनी हो गई है तो चोर भी चोरी नहीं कर सकते। उससे सारी सुविधा जनता को मिलती। आज जो 12वीं क्लास की परीक्षा में आपने 87 कुछ % पॉइंट लेकर के आए हैं, क्या कहेंगे और किस तरीके से लग रहा है आपको, कितना अच्छा लग रहा है? सर, नंबर्स तो थोड़े से एक्सपेक्ट ज़्यादा किए थे, बहुत अच्छे आए हैं और मैंने काफ़ी इसमें मेहनत करी थी,
पढ़ाई करी थी अच्छे से, टीचर्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा था, मतलब किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत अच्छा पढ़ाया और काफ़ी ज़्यादा प्रिंसिपल मैम वगैरह सब ने मोटिवेट किया, बहुत अच्छे मतलब लगा और अच्छे से पढ़ाई करी। परिवार में कौन कौन लोग आपके साथ में गाइड करते हैं आप? पापा मम्मी सभी गाइड करते हैं। पापा ने स्पेशली बोला था कि अच्छे से पढ़ाई करना और आगे बढ़ना, तो पापा ने भी बहुत मोटिवेट किया। बाबा रामदेव सर्वोदय कन्या विद्यालय। नाम बताइए अपना। दिया सोनी। दिया, आप हाई स्कूल में इतना बढ़िया मार्क मिला है आपको, क्या कहेंगे अपने स्कूल और टीचर के बारे में, फैमिली के बारे में? टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं जिन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया कि किसी ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई हर चीज़ की, रूट लर्निंग की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। साथ ही टीचर्स ही नहीं बल्कि हमारी प्रिंसिपल मैम ने भी हमें बहुत मोटिवेट किया, और कॉम्पिटिशन्स में भी जाती थी तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और बहुत सारे टीचर्स ने मुझे एम भी दिया था टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। और साथ ही मेरे पापा का मोटिवेशन, जिन्होंने मुझे एक मोटिवेशन दिया, एक एम दिया टू स्कोर फुल मार्क्स, इसने मुझे मोटिवेट किया टू स्टडी अ लॉट। आपको नहीं लगता कि जो लोग आज के नए जनरेशन के बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या उनको नहीं लगता दिल्ली सरकार की जो स्कूल है वो उसमें इस तरह की अगर पढ़ाई हो रही है तो उस पर ध्यान देना चाहिए परिवार को भी और बच्चों को? देखिए, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में सिर्फ फीस का अंतर है। प्राइवेट स्कूल की फीस ज़्यादा होती है लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की फीस कम होती है। लेकिन आजकल के दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल बहुत डेवलप हो रहे हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि उनमें क्वालिटी एजुकेशन भी बढ़ रही है। आजकल AI बेस्ड एजुकेशन भी हो रही है, साथ में टीचर्स भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। और वैसे भी गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करके आते हैं, वो बहुत अच्छे टीचर होते हैं। और अगर हम पढ़ें तो मतलब वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, जो हमें यहाँ मिल रही है। मेरा नाम ममता वैद है, मैं बाबा रामदेव सर्वोदय विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल हूँ। मैम, जिस तरीके से बच्चों ने आज आपकी स्कूल के अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, किस तरह की खुशी और आपको? सर, आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मेरा 12th का और 10वीं का दोनों 10वीं 12वीं में हमारा 100% रिजल्ट रहा है। और ये बच्चा जो मेरे साथ खड़ा है, दिया सोनी, इसके 2 सब्जेक्ट में तो 100 में से 100 नंबर आए हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। तो जो हमारा पहले का एक कॉन्सेप्ट था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है या सरकारी स्कूल के बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, वो इन बच्चों ने बिल्कुल गलत साबित कर दिया है सर। और दोनों ने हमें बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, पूरे स्कूल के लिए प्राउड मोमेंट है कि हमारा 100% रिजल्ट है और उसमें बच्चे जो है 90% एंड अबव स्कोर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर। दिल्ली में बहुत तमाम बच्चे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं और सरकारी में भेजना कम पसंद करते हैं, तो इसको लेकर? सर, ऐसा नहीं है, हमारे सरकारी स्कूलों में भी क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और बच्चे अगर मेहनत करें तो क्या नहीं कर सकते हैं। इन बच्चों ने वो करके दिखाया है सर। कितना अच्छा लग रहा है आपको? सर, बहुत अच्छा लग रहा है, और इन बच्चों ने ही हमारा सिर जो कहना चाहिए गर्व से ऊपर किया हुआ है, और हमें अच्छी फीलिंग आ रही है। लग रहा है जैसे मेहनत सफल हो गई है। इन्होंने तो मेहनत की ही है, हम टीचर्स ने भी बहुत इनके साथ मेहनत की है, मेरी पूरी टीम ने इनके साथ बहुत काम किया है, बच्चों के साथ छुट्टियां नहीं की हैं। ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। गांव बच्चे ना जाएं, स्कूल आए, पढ़ाई करें, मेहनत करें तो क्या नहीं कर सकता। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती सर, ये बात इन्होंने प्रूव कर दी बच्चों ने। प्राउड मोमेंट। मजबूरी में जनता को इसके ऊपर बैलगाड़ी पर आना पड़ा है। हम कोई नहीं चाहते थे, हम किसी भी तरफ से नहीं चाहते। नीचे आ जाए सर, इन लोगों को कीमत कम करनी चाहिए थी, लेकिन कीमत लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। आप प्लीज सर नीचे इसी पे आना पड़ेगा। ये आपकी लड़ाई भी हमारी भी लड़ाई है, और ये आप जनता की लड़ाई है। महंगाई के नाम पर 2014 में आई वही सरकार आज जो 12 साल के राज में महंगाई को दुगना कर दिया। आज चाहे तेल की कीमत हो, डीजल की कीमत हो, चाहे दूध की कीमत हो, या LPG की कीमत हो, या CNG की कीमत हो, ये सरकार लगातार महंगाई को बढ़ाती जा रही है। उसके लिए कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिससे कि लोगों को आसानी हो सके। आज दिल्ली में लगभग 19% है। ये वही दिल्ली, यही वही सरकार है
जो कहती थी कि अगर हमारी सरकार आएगी 2014 में तो हम डीजल और पेट्रोल के दाम 50 रुपए कर देंगे। दुख होता है कि क्रूड ऑयल जिसकी कीमत 2014 में 125 रुपए बैरल हुआ करती थी, आज वो 108 है, लेकिन कीमत जो है डीजल और पेट्रोल की वो बढ़कर 100 रुपए हो गई है। तो ऐसी सरकार जिसने लगातार धोखा दिया है उसके खिलाफ हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे, अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बैलगाड़ी से आने का आज हालत ये कर दी है, आज हालत ये कर दी है दिल्ली की सरकार ने कि लोगों को अपनी पुरानी वही बैलगाड़ियां, घोड़े गाड़ियां पे वापस आना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही है। आज लोगों के थाली से जो है वो खाना गायब होता जा रहा है, बच्चों का दूध भी आज इन लोगों ने छीन लिया। तो मेरा ये मानना है कि हम ये अपना संघर्ष करते रहेंगे, अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। स्पेशल स्टाफ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने एक मेजर केस में जो कि वायरल हो रहा था काफ़ी, और उसमें जिसमें पता चला है कि ये एक आदमी था जो 21 अप्रैल को मौर्या इंक्लेव के एरिया में घर में घुस जाता है। वहाँ पे साहिल कुकरेजा नाम के हाथ पे वो चापड़ जो बड़ा चाकू होता है उससे वो वार करता है, और उसके बाद उससे घर से गोल्ड और कैश और ज्वेलरी लेके गायब हो जाता है। तो इस पे जो था स्पेशल स्टाफ ने काम किया था और ये लोग लगे हुए थे। तभी पता चला 8 मई को इसी लड़के ने एक दूसरी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करी थी, जिसमें ये केशवपुरम का के एरिया में आरओ मैकेनिक बनके घरों में घंटी बजा रहा है और लोगों के घरों में घुसने की कोशिश कर रहा है। हाउएवर जो कंप्लेनेंट थे उनकी अलर्टनेस से और उनकी ब्रेवरी से ये भाग जाता है वहाँ से एरिया में, और अपना जो वेपन है जो इसके हाथ में चापड़ था उसको नियर बाय पार्क में फेंक देता है। तमाम ह्यूमन एंड जुटाते हुए स्पेशल स्टाफ ने इस ब्लाइंड केस को सॉल्व किया है, और इस जो एक्यूज है इसका नाम है अजय बग्गा एलियास विजय बग्गा। इसकी 55 साल की उम्र है। इसको नानक प्याऊ के पास से इसको एप्रीहेंड किया। अपने इलाके के अलावा दिल्ली के तमाम इलाकों में भी कुछ नहीं पता था किन इलाकों में इसने वारदात को अंजाम दिया। ये जांच का विषय है, हम इस पे अभी जांच कर रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अलावा ये और कहां पे इस तरह से घूम रहा था। मैम जैसा कि बेस में था, क्या इसको मैकेनिकल चीजें आती थी या ये उस बेस में रुपया बनकर ये लोगों को साथ इस तरह से? अभी ये जांच का विषय है कि ये क्या एक्चुअल में मैकेनिक था या आरओ का काम करता था। अभी ये जांच में आना बाकी है। ये वैगाबॉन्ड है और एक जगह पे बहुत देर नहीं रुकता है। इसका कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं है, ये कहीं पे भी जाके रुक सकता है। मैम इसके बाद कोई फोन नहीं था, कोई इसको ट्रैक करने का ऑप्शन, तो कैसे इसको स्पेशल स्टाफ ने पकड़ा? इसे प्योरली ह्यूमन इंटेलिजेंस पे पकड़ा गया है, और तमाम स्पेशल स्टाफ को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि जब फ़ोन नहीं यूज़ कर रहा है और कहीं पे भी नहीं है, एक फ़ोटो है, प्रीवियस कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसके बावजूद इस केस को हमने क्रैक करा है और सक्सेसफुली ये अजय बग्गा को हमने अरेस्ट किया। मैम ये न्यूज़ काफी वायरल है फेसबुक वगैरह पे और सोशल मीडिया साइट्स पे, और जनता जो है मतलब दरवाजा खोल देती थी। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के लोगों को या कहीं जहाँ भी लोग इस न्यूज़ को देख रहे हैं कि किस तरीके से एहतियात बरते हो, कोई भी दरवाजा खटखटाए ना खोले जिससे ये मिसहैपनिंग ना हो पाए? मैम इसी में एक सवाल, मतलब तमाम तरीके की अफवाहें भी फैली इस वायरल वीडियो के साथ में, तो लोगों को क्या संदेश और सतर्कता के लिए क्या कहते हैं? मैं लोगों से यही इस केस को देखते हुए अपील करती हूँ कि कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको किसी भी बहाने से आके और के दरवाज़ा खटखटाता है, आपकी बेल रिंग करता है, तो प्लीज़ अपना दरवाज़ा ना खोलें जब तक पूरी जांच ना हो। आपने उसको खुद अगर नहीं बुलाया है तो उसमें आप दरवाज़ा ना खोलें और तुरंत दिल्ली पुलिस को इसके लिए सूचित करें।
नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की जो साइबर टीम है उन्होंने इंटरस्टेट वीज़ा एंड ओवरसीज जॉब फ्रॉड केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए एक आदमी है अनूप धर्मोले, रेजिडेंट ऑफ अहिल्या नगर, महाराष्ट्र, उनको पनवेल से अरेस्ट करा है महाराष्ट्र से। इट वॉज डन जो आफ्टर सस्टेन टेक्निकल सर्वेलेंस और इंटरस्टेट रेड कंडक्ट करने के बाद इसको अरेस्ट किया गया है। इसने काफ़ी सारे लोगों को वीज़ा कंसल्टेंट बनके और वीज़ा दिलाने के लिए उनको ड्यूप करता था, उनको चीटिंग करता था उनके साथ, और इस तरीके से इसने 9.25 लाख की चीटिंग करी है काफ़ी लोगों के साथ। ये पहले ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पे लोगों को आइडेंटिफाई करता था, उसके बाद उनको कांटेक्ट करता था थ्रू व्हाट्सएप और बाकी जो सोशल मीडिया के मीन्स होते हैं, और उसके थ्रू कांटेक्ट करके और उनको वीज़ा दिलाने के झांसे में उनको लेके आता था। इसके पास से 3 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप जो इसने कमीशन ऑफेंस में यूज़ करा है वो बरामद हुए हैं। और ये काफ़ी अच्छा केस है और इसमें इसकी पहले भी 3 चीटिंग के केसेस रजिस्टर्ड हैं, इसमें महाराष्ट्र में और उत्तराखंड में। तो ये जो टीम है, जो साइबर की टीम है, लेड बाय ACP सृष्टि एंड द साइबर इंस्पेक्टर, सो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू। मैम ये ऑनलाइन बेस्ड था या इसका कोई ऑफिस भी था जहाँ पे लोगों को बुलाता था? नहीं, ये ऑनलाइन ही टारगेट करता था। इस पूरे मामले में कितने लोग शामिल थे मैम? जैसे बताया कि ये ऑनलाइन देखता था और लोगों को चीट करता था। ये अकेला ही काम करता था और बहुत बार पेमेंट के नाम पे अपने क्लब्स के और अपने बार के ड्यूज को सेटल करता था। किस किस कंट्री के वीजा लगवाता था ये जो लालू देता था? लगवाता तो ये किसी का नहीं था, ये लोगों के साथ चीट करता था। स्नैचिंग में इन्वॉल्व रहा है, महबूब है, उसकी 3 पहले की इन्वॉल्वमेंट रही है, बर्गलरी, स्नैचिंग और थेफ्ट की, और प्रेम कुमार की ये पहली इन्वॉल्वमेंट। मैम इसके लिए मास्टरमाइंड कौन है? ये खुद ही मास्टरमाइंड है, ये खुद ही है। प्रकाश गुप्ता इनमें मास्टर। महेंद्र पार्क के अंदर ये मंडी आती है, बड़ा लार्ज स्केल है मंडी में, काफी लोग आते हैं, काफी लोग जाते हैं, ऐसी वारदातें बहुत सारी सामने आती है। पुलिस काफी मेहनत भी कर रही है। क्या कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जिसपे इन लोगों पे रोक लगाई जाए जो लगातार स्नैचिंग करते हैं, व्यापारियों के साथ भी करते हैं? नहीं, इस पे अब हम हर एक छोटी और बड़ी जो भी हमारे पास कॉल आ रही है इस तरह की रॉबरी, स्नैचिंग की, उसको बहुत सीरियसली संज्ञान में ले रहे हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। केस रजिस्टर करके तुरंत उसमें हम जो हमारा टेक्निकल सर्वेलेंस है और ह्यूमन एज पे काम करके इन केसेस को वर्कआउट करें। इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें नाबालिग होते हैं, उनके पीछे जो बड़े गैंग होते हैं, तो उस तरह के मामले उस पर क्या कार्रवाई? उन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरीके के जो भी केसेस हो रहे हैं, अगर जो ऑफेंस देख के उसमें 111, 112 में लगा के, और अगर वो जुवेनाइल को मतलब इस तरीके के कामों में उनको प्रेरणा दे रहे हैं, उनको इनरोल कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग 95 BNSS को लगा रहे हैं और इस तरीके का पूरा ज्ञान को बर्स्ट करने की हमारी पूरी कोशिश। थाना अशोक विहार में एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें 11/5/2026 को एक वीडियो हमारे संज्ञान में आया था जिसमें 4 लड़के थे और उन्होंने 5 स्कूटी में केरोसिन डाल के आग लगा दी थी। उसके बाद मामले की जांच में जुड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो थाना अशोक विहार की टीम है, उन्होंने 4 लोगों को आइडेंटिफाई करा, जिसमें से एक एडल्ट है सागर, सन ऑफ लेट राजेश, जो वजीरपुर का रहने वाला है, 18 साल उसकी उम्र है। बाकी 3 उसके साथ जुवेनाइल थे और उन्होंने अपना थोड़ा डोमिनेंस बनाने के लिए एरिया में इस तरीके से स्कूटी पे आग लगाई थी। इससे 5 स्कूटियां जल के खाक हो गई थी। अब उसके बाद कल इनको जुवेनाइल्स को एप्रीहेंड किया गया है और जो सागर है उसको अरेस्ट किया गया है। सागर पहले भी 2 केसेस में हमारा एक्यूज रहा है, जिसमें एक 2025 का अशोक विहार थाने का उसको मर्डर का मामला है और दूसरा चोरी की जो स्कूटी है उसकी EFIR सरायरोला थाने से। तो दिल्ली नगर निगम का काम है इंक्रोचमेंट को हटवाने का और उसमें प्रशासनिक मदद भी लेनी पड़ती है। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि चाहे वो वार्ड नंबर 8 हो या चाहे 15 हो या 16 हो, वहाँ से जब निकलते हैं तो तीनों जगह ये सब चीज़ होता है और उसके लिए कई बार इंक्रोचमेंट हटाया गया, कई बार कबाड़ी हटाया गया, कई बार तो लड़ाई की स्थिति आई हम DC AC सारे अधिकारियों को। लेकिन सबसे प्रॉब्लम है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसकी जगह है जहाँ PWD की लैंड है, आप उसको एक टेंडर करके उसकी बाउंड्री हाल करके गेट लगा दीजिए, इंक्रोचमेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर खाली जगह रहेगी तो कोई न कोई जाके उस पर तो बैठेगा,
कोई कबाड़ा डालेगा तो कोई बस खड़ा करेगा, कोई कुछ करेगा, तो उसको एमसीडी वहाँ रखाएगी तो है नहीं फिर जाकर। हाँ, जैसे प्रॉब्लम आती है हम लोग उस पर कोशिश करते हैं, उसको पुलिस प्रशासन साथ लेके हटवा देते हैं। अभी वहाँ पर देखा होगा कि फ्लैटों के बगल से बड़ी आगजनी हुई थी। एक अच्छा रहा कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और मैं खुद मौके पहुंचा, लगभग 12-13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आके मुश्किल से कंट्रोल किया। वो थोड़ा सा और चूक हो जाए तो बहुत बड़े लेवल का हादसा हो सकता था। तो मैं जो भी लैंड ओनर है उनसे भी आग्रह करूंगा, मैं वहाँ के एसडीएम महोदय से भी आग्रह करूंगा, मैं वहाँ के थाना अध्यक्ष और एसीपी डीसीपी महोदय से भी आग्रह करूंगा और एमसीडी से भी, कि आप सब लोग तब तक इंतजार करेंगे क्या जब तक कोई घटना और बड़ी न घट जाए। अपने अपने जिम्मेवारियों को क्यों नहीं निर्वहन करते। मैं थाने के लिए भी कहूंगा कि आप बीट अफसर की ड्यूटी लगाइए कि आखिर अभी भी आग वहाँ पर हो रही है और फिर भी वहाँ कबाड़ी लोग कबाड़ा डाल रहे हैं, तो फिर हादसा होगा तो आखिर क्यों डाल रहे हैं। ऐसे लोग वहाँ पर कबाड़ा अगर रख रहे हैं और वहाँ पर है तो आप उनको चेक क्यों नहीं कर रहे हो, आप उठा के बंद करिए उनको। तो ये जब तक सभी एजेंसी अपना अपना काम पूरा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी रहेगी। अधिकारी को तो कहना ये है कि सर जब आते एमसीडी के अधिकारी सफाई कर देते हैं, एमसीडी का काम है कि बाउंड्री कराए, पुलिस का थोड़ी है कि निगरानी रखे। नहीं, एमसीडी की लैंड ही नहीं है, वो तो पीडब्ल्यूडी की लैंड है। तो पीडब्ल्यूडी वहाँ पर अपना होमवर्क कर रहे होंगे। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि सभी को अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना चाहिए। मैं ना तो पुलिस में आक्षेप किसी भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि जिम्मेवारी तो है। अगर कोई एक ठेली लगा दे कहीं पर जाकर के और वो सब्जी बेचने लग जाए तो जानकारी में आ जाता है, वो आ जाता है ना जानकारी में। कोई छोटा सा रोजगार करने लग जाए, सड़क के किनारे खड़े होकर, तो जानकारी में आ जाता है और वो बीट अफसर उसको करने नहीं देगा। लेकिन इतना बड़ा वहां पर इंक्रोचमेंट हो रहा है, उसको नहीं मालूम पड़ रहा है, ट्रक आ रहे, गाड़ी आ रहे, भर रहे, जा रहे, आ रहे, सब कुछ हो रहा है, रोड के ऊपर हो रहा है, ये जानकारी नहीं हो रही क्या। अगर आपकी गाड़ी जरा से दाएं बाएं खड़े हो जाए तो चालान कट जाएगा, लेकिन वहां पर रोड पे खड़े होकर कबाड़ भरा जाता है तो नहीं जानकारी होती क्या। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे विचारों में कोई भी अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश करेगा तो मैं उसे कटघरे पे खड़ा कर दूंगा। अन्यथा मैं ये कहूंगा कि सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एमसीडी अपना काम करे, पीडब्ल्यूडी अपना काम करे, पुलिस प्रशासन अपना काम करे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट एसडीएम महोदय अपना काम करे, तब जाके व्यवस्था उचित होगी। और वहां के स्थानीय लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि आप गलत काम करने के लिए आसपास के लोगों में ऐसे किराए पर दे देते हैं, वहां पर अपने काम बढ़ाने के लिए अपने परिवार के लोगों को लगा देते हो, तो उनसे भी बचने की जरूरत है। एक व्यक्ति के करने से कोई अच्छे काम होने वाले नहीं है, सबको मिलकर करना पड़ेगा। संजीव जी, ये जहांगीरपुरी की बात करी है, पीडब्ल्यूडी, और यहाँ कई बार यहाँ एमसीडी के बुलडोजर भी चला, लेकिन फिर भी अवैध कब्जा होने लगा, क्या कहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि ये कब्जा छुड़ाने और कब्जा कराने, ये दोनों का धंधा है। मुझे लगता है कि एक बार अगर डिपार्टमेंट ठान ले तो ऐसा नहीं है कि कब्जा छुड़ाओ फिर कब्जा हो सकता है। इसका मतलब है कि कब्जा छुड़ाने के बाद कब्जा कराने वाले भी लोग होंगे और वो भी वही लोग हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कब्जा छुड़ाने के बाद सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, ये जिम्मेदारी एमसीडी की भी है और जिम्मेदारी रेवेन्यू और पीडब्ल्यूडी की भी है। ये सब मिलकर ये इंश्योर करें कि इस तरह की जगहों पर जहाँ पहले ही बुलडोजर चला, कब्जे हटाए गए, फिर कब्जा क्यों हो रहा है। इसमें कई बार भी तो मुद्दा उठा है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सब एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। अगर जब सरकार आम आदमी पार्टी की थी यही हालात था, बीजेपी की सरकार है यही हालात है। नहीं, देखिए, दो बातें हैं। ये बात किसी पार्टी की नहीं, डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है और इसको लेकर पहले भी कई बार लिखा गया है। तो जमीन पीडब्ल्यूडी की है, एसटीएफ का चेयरमैन एसडीएम होता है और डेमोलिशन एमसीडी को करना है, और इसी तरह से पहले हुआ भी है। लेकिन एक बार अगर मान लीजिए कि डेमोलिशन किया गया, कब्जे हटाए गए, फिर पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर एक भी झुग्गी लगे, यहाँ के बीट कांस्टेबल को जितने अवैध काम हो रहे हैं सबकी जानकारी है। वैध की जानकारी हो ना हो, अवैध की जानकारी जरूर है। तो फिर ये झुग्गी लगता तो दिखता नहीं है क्या। तभी मैंने कहा कि कब्जा हटाने में और फिर कब्जा लगाने में भी संरक्षण प्राप्त है। और फिर अगर ये पुलिस की निगरानी के बावजूद ये हो रहा है, फिर कार्रवाई पुलिस पे होनी चाहिए, और अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब सबका है। गुलाब सिंह राठौर के तक कहना सीधे सीधे है कि जी विधायक है, हमारे पास जो लेटर आता हम नहीं कर देते, पुलिस प्रशासन को चाहिए हम सहयोग करते हैं, क्योंकि अदर पार्टी के सहयोग नहीं कर रहे, इसकी वजह से संरक्षण। तो मुझे लगता है कि अब तो सब जगह सरकार उनकी है, एमसीडी उनकी सरकार,
दिल्ली में उनकी सरकार, केंद्र में उनकी सरकार, एमसीडी के जोन चेयरमैन वो खुद हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उनके अपने हैं, और पुलिस केंद्र सरकार के पास है तो वो भी उनके अपने हैं। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं वो कि दिल्ली सरकार ठीक, हम ये नहीं कहते दिल्ली सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, तो इस पे मोहर अब जोन चेयरमैन लगा रहे हैं। जोन चेयरमैन ये कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी ठीक से काम नहीं कर रही है, दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही है। तो अब बीजेपी के जोन चेयरमैन जो आम जनता कह रही है उस पर मुहर लगा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि दिल्ली सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है और केंद्र सरकार की पुलिस काम नहीं कर रही है। तो जिम्मेदारी सबका कंट्रोल किस पे है? बीजेपी पे है, और बीजेपी के नेता हैं वो। तो इस बात को मानते हैं ना फिर कि बीजेपी की अलग अलग जो सरकारें हैं वो कहते हैं मैं तो ठीक काम कर रहा हूँ, दिल्ली की सरकार ठीक काम नहीं कर रही है और केंद्र सरकार की काम ठीक नहीं कर रही है। तो आपको पूछना चाहिए, तो फिर अपने सरकार के खिलाफ उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए अगर वो जनता के लिए हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर हमारा बीजेपी के अधिकारी कोई भी काम करता है तो पार्टी के आरोप लगा देते हैं। अच्छा काम करे हम तारीफ करेंगे, फिर कब्जा कराएंगे तो हम कहेंगे ना कब्जा करा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस काम को ठीक से कराए। और ये मैं नहीं, आपने कहा कि बीजेपी के जोन चेयरमैन ही कह रहे हैं ये बात कि हम तो ठीक कर रहे हैं, फिर भी ठीक से काम नहीं कर रही है, पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके बाकी जो दो इम्पोर्टेंट विंग है वो काम नहीं। सर विधायक आप हैं तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी की हो या आम आदमी का? सरकार आपके पास पब्लिक आती है, आपकी सपोर्ट मांगती तो है, हम तो इस तरीके से मामला है तो आप भी तो सपोर्ट करोगे। हम तो चिट्ठी लिखेंगे ना बॉस, हमारे पास चिट्ठी, हमने चिट्ठी लिख दिया। हम ये नकारे लोग हैं, ये इनको मतलब नहीं है इससे। इनको मैंने कहा देखिए कब्जा कराने में भी लोगों का संरक्षण है, तो संरक्षण करता कैसे अपनी धंधा खत्म करेगा? तो सब खेल धंधे का सीधे सीधे आरोप है कि बीजेपी ने कब्जा करा रखी है। अगर नहीं हट रहा है तो साफ है ये बात। स्पेशल स्टाफ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने एक मेजर केस में जो कि वायरल हो रहा था काफ़ी, और उसमें जिसमें पता चला है कि ये एक आदमी था जो 21 अप्रैल को मौर्या इंक्लेव के एरिया में घर में घुस जाता है। वहाँ पे साहिल कुकरेजा नाम के हाथ पे वो चापड़ जो बड़ा चाकू होता है उससे वो वार करता है, और उसके बाद उससे घर से गोल्ड और कैश और ज्वेलरी लेके गायब हो जाता है। तो इस पे जो था स्पेशल स्टाफ ने काम किया था और ये लोग लगे हुए थे। तभी पता चला 8 मई को इसी लड़के ने एक दूसरी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करी थी, जिसमें ये केशवपुरम का के एरिया में आरओ मैकेनिक बन के घरों में घंटी बजा रहा है और लोगों के घरों में घुसने की कोशिश कर रहा है। हाउएवर जो कंप्लेनेंट थे उनकी अलर्टनेस से और उनकी ब्रेवरी से ये भाग जाता है वहाँ से एरिया में, और अपना जो वेपन है जो इसके हाथ में चापड़ था उसको नियर बाय पार्क में फेंक देता है। तमाम ह्यूमन एंड जुटाते हुए स्पेशल स्टाफ ने इस ब्लाइंड केस को सॉल्व किया है, और इस जो एक्यूज है इसका नाम है अजय बग्गा एलियास विजय बग्गा। इसकी 55 साल की उम्र है। इसको नानक प्याऊ के पास से इसको एप्रीहेंड किया। दिल्ली के तमाम इलाकों में भी इन इलाकों में इसने वारदात को अंजाम दिया। ये जांच का विषय है, हम इस पे अभी जांच कर रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अलावा ये और कहां पे इस तरह से वो घूम रहा था। मैम जैसा कि बेस में था, क्या इसको मैकेनिकल चीजें आती थी, क्या ये उस बेस में रुपया बनकर ये लोगों को साथ इस तरह से? अभी ये जांच का विषय है कि ये क्या एक्चुअल में मैकेनिक था या आरओ का काम करता था। अभी ये जांच में आना बाकी है। ये वैगाबॉन्ड है और एक जगह पे बहुत देर नहीं रुकता है। इसका कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं है, ये कहीं पे भी जाके रुक सकता है। मैम इसके पास कोई फोन नहीं था, कोई इसको ट्रैक करने का ऑप्शन नहीं, तो कैसे इसको स्पेशल स्टाफ ने पकड़ा? इसे प्योरली ह्यूमन इंटेलिजेंस पे पकड़ा गया है, और तमाम स्पेशल स्टाफ को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि जब फ़ोन नहीं यूज़ कर रहा है और कहीं पे भी नहीं है, एक फ़ोटो है, प्रीवियस कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसके बावजूद इस केस को हमने क्रैक करा है और सक्सेसफुली ये अजय बग्गा को हमने अरेस्ट किया। मैम ये न्यूज़ काफी वायरल है फेसबुक वगैरह पे और सोशल मीडिया साइट्स पे, और जनता जो है मतलब दरवाजा खोल देती थी। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के लोगों को या कहीं जहाँ भी लोग इस न्यूज़ को देख रहे हैं
कि किस तरीके से एहतियात बरते हो, कोई भी दरवाजा खटखटाई ना खोले जिससे ये मिसहैपनिंग ना हो पाए। मैम इसी में एक सवाल, मतलब तमाम तरीके की अफवाहें भी फैली इस वायरल वीडियो के साथ में, तो लोगों को क्या संदेश और सतर्कता के लिए क्या कुछ है? मैं लोगों से यही इस केस को देखते हुए अपील करती हूँ कि कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको किसी भी बहाने से आके और के दरवाज़ा खटखटाता है, आपकी बेल रिंग करता है, तो प्लीज़ अपना दरवाज़ा ना खोलें जब तक पूरी जांच ना हो। आपने उसको खुद अगर नहीं बुलाया है तो उसमें आप दरवाज़ा ना खोलें और तुरंत दिल्ली पुलिस को इसके लिए सूचित करें। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की जो साइबर टीम है उन्होंने इंटर स्टेट वीज़ा एंड ओवरसीज जॉब फ्रॉड केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए एक आदमी है अनूप धर्मोले, रेजिडेंट ऑफ अहिल्यानगर, महाराष्ट्र, उनको पनवेल से अरेस्ट करा है महाराष्ट्र से। इट वॉज डन जो आफ्टर सस्टेन टेक्निकल सर्वेलेंस और इंटर स्टेट रेड कंडक्ट करने के बाद इसको अरेस्ट किया गया है। इसने काफ़ी सारे लोगों को वीज़ा कंसल्टेंट बनके और वीज़ा दिलाने के लिए उनको ड्यूप करता था, उनको चीटिंग करता था उनके साथ, और इस तरीके से इसने 9.25 लाख की चीटिंग करी है काफ़ी लोगों के साथ। ये पहले ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पे लोगों को आइडेंटिफाई करता था, उसके बाद उनको कांटेक्ट करता था थ्रू व्हाट्सएप और बाकी जो सोशल मीडिया के मीन्स होते हैं, और उसके थ्रू कांटेक्ट करके और उनको वीज़ा दिलाने के झांसे में उनको लेके आता था। इसके पास से 3 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप जो इसने कमीशन ऑफेंस में यूज़ करा है वो बरामद हुए हैं। और ये काफ़ी अच्छा केस है और इसमें इसकी पहले भी 3 चीटिंग के केसेस रजिस्टर्ड हैं, इसमें महाराष्ट्र में और उत्तराखंड में। तो ये जो टीम है, जो साइबर की टीम है, लेड बाय ACP सृष्टि एंड द साइबर इंस्पेक्टर, सो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू। मैम ये ऑनलाइन बेस्ड था या इसका कोई ऑफिस भी था जहाँ पर लोगों को बुलाता था? नहीं, ये ऑनलाइन ही टारगेट करता था। इस पूरे मामले में कितने लोग शामिल थे मैम? जैसे बताया कि ये ऑनलाइन देखता था और लोगों को चीट करता था। ये अकेला ही काम करता था और बहुत बार पेमेंट के नाम पे अपने क्लब्स के और अपने बार के ड्यूज को सेटल करता था। किस किस कंट्री के वीजा लगवाता था ये जो लालू देता था? लगवाता तो ये किसी का नहीं था, ये लोगों के साथ चीट करता था। जो भी ऑफ कर दीजिए।